वेलकम माय स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी बीपीएससी समान अध्ययन सेकेंड पेपर के सेकेंड सेशन की चर्चा हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं और आज किसी सेशन में हम लोग बात करेंगे औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने के प्रयास। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने के प्रयास इसमें करेंगे। इसे जस्ट पीछे के सेशन में हम लोग बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को देखा था, आज उसमें हम लोग पिछड़ेपन दूर करने के प्रयास को देखेंगे। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो औद्योगिक पिछड़ेपन दूर करने का औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण था, कारण मैंने पॉइंट नंबर 1 जो लिखाया था 1912 ईस्वी के पूर्व जो है बिहार बंगाल का अधीन था और इस चर्चा की थी कि विभिन्न शासकों का अधीन रहा है। उसमें दो मेजर फैक्ट है जो कि मैं मिस कर गया था। एक तो ये रखिएगा कि 1912 ईस्वी से पहले भारत का राजधानी कोलकाता हुआ करता था, जिसका कि लाभ बंगाल, हुगली और आसपास के प्रदेश को मिला, मतलब बंगाली रीजन को मिला। 1912 ईस्वी से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। ठीक, इसका भी लाभ मिला उस प्रदेश को, जो कि बिहार को नहीं मिला। और दूसरा एक और ये था कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का भी विकास कहाँ हुआ, बंगाली रीजन में ही हुआ। ठीक है, बंगाली भाषी प्रदेश था, वहीं पर ही हुआ, इसलिए इसका लाभ मिला। अवशेष बिहार और बाकी बंगाल यानी बिहार उड़ीसा को लाभ नहीं मिल पाया। तो दो और उसमें जोड़ लीजिएगा। पहले वाले पॉइंट में ही 1912 ईस्वी के पूर्व बिहार जो था बंगाल का अधीन था, उसी में अंतर्गत इसकी चर्चा कीजिएगा। 1912 ईस्वी के पूर्व तक भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, इसका लाभ मिला उस प्रदेश को। और दूसरा हुगली औद्योगिक जो प्रदेश का विकास हुआ वो भी उसी प्रदेश में हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास। इसमें हम देखेंगे क्या, पहला बात करेंगे ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़ेपन दूर करने के सरकारी नीतियां एवं संस्थान कि पिछड़ेपन को औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी नीतियां लाई गई हैं और कौन सी संस्थान की स्थापना की गई। इसका एक सीरीज है जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसी प्रकार से उद्योगों की स्थापना, नीतियां और संस्थान के अलावा सरकार ने भी, ठीक है, वहां पर उद्योगों की स्थापना की है। निजी क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किए गए हैं और प्राइवेट क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किए गए हैं। तो उद्योगों की स्थापना, कौन कौन से उद्योग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद एक अपना रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे कि तीव्र एवं समन्वित विकास हेतु, यानी बिहार के तीव्र एवं समन्वित विकास हेतु सुझाव भी हम प्रस्तुत करेंगे कि बिहार में किस प्रकार से तीव्र एवं समन्वित विकास होगा, उसकी एक रूपरेखा हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इसमें से पहले हम लोग बात करते हैं, तो ही पॉइंट के संदर्भ में बात करेंगे दूर करने के उपाय, तो सुझाव हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़ेपन दूर करने के सरकारी नीतियां एवं संस्थान। तो आइए देखते हैं पहला ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने सरकारी नीतियां एवं संस्थान। इसमें देखते हैं पहला जो है, पहली नीति हमारी जो पहला जो है वो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMEGP। ठीक है, यह MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है ये प्रोग्राम। और यह प्रोग्राम जो है 3 एजेंसियों के द्वारा लागू किया जाता है। 3 एजेंसियों के द्वारा लागू किया जाता है। पहला है KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दूसरा है KVIB खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड और तीसरा है DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। अब इसमें क्या आता है कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत मिनिस्ट्री ने शुरू किया गया जो कार्यक्रम, इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत विभिन्न तरह कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। उसके द्वारा उन्हें एक राशि जारी किया जाता है। ठीक है, और उसी के अंतर्गत तो अपने किसी योजना को अपने उद्योग को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिहार ने अच्छा परफॉर्मेंस इसका है, इस योजना के तहत बिहार ने अच्छा काम किया है। ठीक है, दूसरा है, ज्यादा इसमें आगे नहीं जाना चाहिए, किसी पर डिस्कस नहीं करना, बहुत सारे पॉइंट दूर करने के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा है इनिशिएटिव्स अंडर बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, मतलब कि बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016। ठीक है, उसी को इनिशिएटिव्स अंडर है, मतलब बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति के अंतर्गत इनिशिएटिव्स। इसमें क्या हुआ है, 2016 इसमें से लागू है बिहार में। इसमें इसका उद्देश्य है बिहार में निजी निवेश को आकर्षित करना, निजी निवेश को अपने यहाँ बुलाना औद्योगिक विकास के लिए।
तो ये 16 से जब ये पॉलिसी लागू किया गया उससे लेकर के दिसंबर 2020 ईस्वी तक बिहार सरकार ने 1603 प्रपोजल प्राप्त किए हैं। 1603 प्रपोजल, और ये प्रपोजल जो थे वह थे 19,348.37 करोड़ के। अभी लगेगा मैथ में कैसे डाटा याद होगा, कैसे होगा। आप इतना चक्कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि 1306 प्रपोजल प्राप्त किए हैं और ये लगभग 19,000 करोड़ रुपए के थे। लगभग 19,000 करोड़ रुपए के थे। इतना फिगर याद नहीं, तभी क्या इतना याद करेंगे कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल थे। अब इसमें से जो प्रपोजल प्राप्त हुए 262 प्रपोजल हमारे यहाँ शुरू किए जा चुके। कब? दिसंबर 2022 ईस्वी तक। ठीक है, अभी बढ़ ही गए होंगे, लेकिन हमने 22 तक डाटा है तो 22 तक, दिसंबर 2022 तक जो है 2020 तक 262 योजनाओं के जो प्रपोजल थे उसमें शुरू किया गया है। और इसके द्वारा बिहार में 1,886 करोड़ 0.42 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मतलब कि बिहार में उस समय तक 1800 लगभग 1800 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। ठीक है, तो ये जो निवेश आए हुए क्या हुआ, ये बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने के लिए ही तो आए हुए हैं। ये हो गया, ये एजेंसियां जो शुरू की गई है मैसेज रखी है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए है। ठीक है, अब इसी निवेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत ही इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऑफिस, ठीक है, निवेश आयुक्त कार्यालय का गठन किया गया है, बनाया गया। निवेश आयुक्त कार्यालय का ऑफिस जो है वो है मुंबई में स्थापित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार में निवेश को आकर्षित करना। क्योंकि भारत की औद्योगिक राजधानी कौन है? मुंबई है, तो मुंबई को ही अपना बिहार सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऑफिस को वहां पर ओपन किया है। ठीक है, और इस ऑफिस के तहत बिहार में बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट के कई जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कि इसी के अंतर्गत 262 है, उसी के अंतर्गत ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। ए बी देख लिए हम लोगों ने, अब आते हैं सी पर। सी है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं बियाडा। इसका गठन 1974 ईस्वी में किया गया था। यह एक वैधानिक संस्था है। इसका कार्य है औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के लिए अधीसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करना। कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक इकाइयों के लिए आधारभूत सड़क, पानी, बिजली आदि इत्यादि जो सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य वगैरह के बारे में उनको सुविधाएं उपलब्ध करना इसका मुख्य कार्य है। इसका कार्यालय जो है, प्रधान कार्यालय पटना में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय जो इसके 4 जगह पर है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 2 उत्तर बिहार में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, 2 दक्षिण बिहार में। उत्तर बिहार में कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर और दरभंगा। और दक्षिण बिहार में कहाँ है? भागलपुर और पटना में। अब अगला है औद्योगिक पिछड़ेपन दूर करने के लिए उद्योग मित्र। उद्योग मित्र का गठन जो था वो किया गया था कि जो उद्यमी बिहार में आए उनको सलाह दे, उनके स्थानीय जो समस्याएं हो रही उसको दूर करे। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। उनको स्वागत करना, उनकी सलाह देना, उनकी समस्याओं को समाधान करना, उनको मतलब कंफर्टेबल माहौल उपलब्ध कराना, एक अच्छा माहौल उपलब्ध करना, इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग मित्र का। उद्योग मित्र जो था यह 2 पूर्व में संचालित 2 जो 2 कार्यक्रम थे उसको मिलाकर किया गया था। एक था इंडस्ट्रियल डाटा बैंक और दूसरा था सिंगल विंडो सिस्टम। 1986 ईस्वी में दोनों स्थापित किए गए थे, इंडस्ट्रियल डाटा बैंक और सिंगल विंडो सिस्टम। ये दोनों को मिला करके उद्योग मित्र स्थापित किया गया। अब दोनों अलग अलग होते थे, इंडस्ट्रियल डाटा बैंक और सिंगल विंडो सिस्टम, इसको मिला करके बना दिया गया उद्योग मित्र, जिसका कार्य ये था। ठीक है, तो ये था उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। जो अगर उद्यमी यहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें इस ऑफिस उस ऑफिस दूर चक्कर न लगाना पड़े, एक ही जगह जाए और सारा का सारा काम उनको बिहार से संबंधित संसाधन के उनको जानकारी मिल जाए। अन्य जो समस्याएं होती है उनको सारा समाधान जो है एक जगह पर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। तो ये था उद्योग मित्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई नंबर पे कि कौन सा प्रयास किया गया सरकार की तरफ से। ये है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनोवेशन को प्रोत्साहन और इनोवेशन को बढ़ावा देना।
मतलब अगर आपके पास कुछ नया आइडिया आ रहा है उद्योग धंधों के संदर्भ में, तो उसको आपको समर्थन सरकार के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। सिर्फ समर्थन नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया है, 500 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया हुआ है। ठीक है। इस स्टार्टअप पॉलिसी के जो है 4 स्तंभ है। स्टार्टअप अगर शुरू कर रहे हैं तो इसको 4 स्तंभ दिए गए हैं, आपको किस प्रकार से सरकार के द्वारा या इस पॉलिसी के द्वारा आपको समर्थन और सहयोग दिया जाएगा। तो ये 4 जो स्तंभ है उसको युवा कहा गया, YUVA। वाई का मतलब होता है यस टू स्टार्टअप। अगर कोई नया आइडिया है तो सरकार के द्वारा यस आपको समर्थन दिया जाएगा। इसके बाद है अनलिसिंग रेगुलेटरी, आप उस पर बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की कोशिश नहीं किया जाएगा, आपकी स्वच्छता रहेगी काम करने में एक कायदे के अनुसार, एक दायरे के अनुसार। फिफ्थ है वाइब्रेसी इन द एजुकेशन सिस्टम टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्रोथ है। एजुकेशन सिस्टम में विविधता लाने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए, ठीक है, इस सब का भी सहयोग दिया जाएगा क्योंकि उससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। और ए है एक्सेस टू फाइनेंसिंग, आपको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए। 500 करोड़ रुपए का जो फंड बनाएगा उसमें आसानी से आपको वहां से एक्सेस हो, आसानी से मिल जाए। और जब शुरू करते हैं तो उस समय इंक्यूबेशन सपोर्ट, जो आप जब जिस समय शुरू कर रहे हैं, जब से आप अर्न करना शुरू नहीं कर रहे हैं, अर्न करने से पहले जो है आपको सपोर्ट किया जाए। आपसे किसी प्रकार का कोई सरकार से कोई राशि जो भी लोन दिया हो उसमें से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट वो नहीं लिया जाएगा। तो ये है युवा का फुल फॉर्म। ये भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को, औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने में मदद करेगा। तो युवा को फुल फॉर्म क्या रखिएगा, यस टू स्टार्टअप्स, यू मतलब अनलिसिंग रेगुलेटरी, बी मतलब वाइब्रेसी इन एजुकेशन सिस्टम टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्रोथ, और ए मतलब एसेट टू फाइनेंसिंग एंड इनकमेशन सपोर्ट। ये आप इसको अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, भले ही कह सकते हो देवनागरी में लिख ले, यस टू स्टार्टअप अनलिसिंग रेगुलेटरी आप देवनागरी में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही आपकी लिपि देवनागरी हो, लेकिन ये लिखेंगे आप इसी में, अंग्रेजी में ही, ठीक है। तो ये है। अब हम बात करते हैं एक के बाद एफ के बारे में बात करते हैं। एफ माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग में बिहार में, झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद बिहार में मेजर मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, जिससे कि उद्योग धंधों को कुछ विशेष बढ़ावा मिल सके। यहाँ पर लाइट मिनरल्स ही पाए जाते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार ने लाइट मिनरल्स में जो प्रमुख हमारे यहाँ देखने को मिलता है, तो इसमें हमारे यहाँ ईंट का है, ब्रिक्स बालू मतलब कि सैंड और स्टोन क्रशिंग का काम प्रमुखता से होती है। या एमएसएमई इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने में ईंट का, बालू का और पत्थर तोड़ने का, स्टोन क्रशिंग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सैंड माइनिंग पॉलिसी 2019 भी आया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। तो ये था, अगर बिहार के ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करना है तो हमें ईंट को, बालू को और पत्थर तोड़ने की जो स्टोन क्रशिंग है उसको अच्छी प्रकार से मैनेज करना होगा। इसमें रोजगार के अपार संभावनाएं हैं, ठीक है, इसको करना होगा। इसके बाद टूरिज्म, पर्यटन के बारे में कोई चर्चा हम लोग पहले भी की है, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि इस टॉपिक की जरूरी है, टूरिज्म को आप वहाँ से भी देख सकते हैं पिछले के सेशन में। टूरिज्म पर्यटन में जो है, पर्यटन वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग है। टूरिज्म सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग है, और इसमें हमारे यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है, रामायण सर्किट है, शिव शक्ति सर्किट है, सूफी सर्किट है, सिख सर्किट है, गांधी सर्किट है, इको सर्किट है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये में अपार संभावनाएं हैं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सरकार इसमें निरंतर बजट वृद्धि कर रही है। पिछले बजट में 20-21 में सरकार ने 18-19 के 19-20 की तुलना में 18-19 की तुलना में 20-21 के बजट में बिहार सरकार ने लगभग 250% की वृद्धि की थी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। 18-19 की तुलना में 18-19 की तुलना में 19-20 में। अब एक छोटा सा डाटा है जो कि पहले भी चर्चा हम लोगों ने किया था कि जो आर्थिक समीक्षा 20-21 है उसके अनुसार बिहार में जो 20-21 में 350.8 लाख टूरिस्ट आए हैं, 350.8 लाख। इसमें से जो डोमेस्टिक थे, घरेलू जो हमारे हैं वो 339 लाख हैं, और जो विदेशी थे, फॉरेनर थे 10.9 लाख, मतलब 11 लाख विदेशी हमारे यहाँ पर्यटक आए हुए हैं, और भारतीय पर्यटक जो है 340 लाख के आसपास हमारे यहाँ आए हुए हैं। और इनसे बिहार में इस पर्यटन उद्योग को बढ़ावा की बहुत संभावना है,
क्योंकि बिहार जो है कल्चरली और रिलीजियसली दोनों प्रकार से, दोनों हेरिटेज के मामले में काफ़ी रिच है। तो इसको हम अच्छी प्रकार से अपने पिछड़ेपन को दूर करने में, यूरोप की तो बहुत सारे कंट्री जो सिर्फ टूरिज्म पे ही चलते हैं, अगर हम इसको बढ़ावा दे दें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे के मुख्यमंत्री अति लघु एवं लघु उद्योग संकुल विकास योजना। ठीक है, ये के नंबर पे है। इस योजना के तहत 8 संकुलों के स्वीकृति दी गई है, 8 संकुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है 8th कॉम्प्लेक्स की। यह है बिहटा में वस्त्र पार्क, मुजफ्फरपुर में लेदर गुड्स संकुल, सुपौल में मखाना संकुल, ठीक है, और लोदीपुर, सबौर और भागलपुर में सैनिटरी पैड संकुल बनाया गया है। सैनिटरी पैड तो 6 आपको 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 8 में से 6 संकुलों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, और ये लगभग ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 2 संकुल अभी आने वाले समय में ये लागू किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने में सरकार की नीतियों और संस्थाओं की भूमिका के बारे में। अब आइए देखते हैं उद्योगों की स्थापना में, उद्योग की स्थापना या उद्योग किस प्रकार से ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं। आइए, एच है ऐतिहासिक पिछड़ेपन दूर करने के लिए ही है। पॉलिसी फॉर ज्वाइंट वेंचर विद स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज 2020। ठीक है, उसी प्रकार से है स्पेशल लैंड अलॉटमेंट एंड एमनेस्टी पॉलिसी 2020। और अगला है कॉम्फेड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन ये क्या है, बिहार स्टेट कॉम्फेड, बिहार राज्य कॉम्फेड, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। ये आनंद, जो गुजरात में आनंद है, डेयरी से संबंधित है, आनंद के पैटर्न पे स्थापित किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये सब जो पॉलिसी फॉर ज्वाइंट वेंचर विद स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, स्पेशल लैंड अलॉटमेंट एमनेस्टी पॉलिसी, ये आपका आंसर में, अगर ये सब आपके उतना करने के बाद आंसर में आते हैं तो आपके आंसर जो है सर्वोच्च स्तर के पर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा सरकारी नीतियां। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, उद्योगों की स्थापना। तो हम देखेंगे, पहला देख रहे हैं कृषि आधारित उद्योग देखेंगे, वन आधारित उद्योग देखेंगे, खनिज आधारित उद्योग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग की जब बात करते हैं तो देखिए, बिहार में 3 फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, भागलपुर, बक्सर और कटिहार। ठीक है, दूसरा है व्यवसायिक स्तर पर मखाना का उत्पादन करने वाला बिहार एकमात्र राज्य है। ठीक है, तीसरा है बिहार में चीनी उद्योग के बारे में। तो चीनी उद्योग बिहार में 28 मिलें बिहार में वर्तमान है, जिसमें से कि 17 रुग्ण अथवा बंद है और 11 मिलें ही संचालित और 11 ही मिलें जो है किसमें है, निजी क्षेत्र में है। ठीक है, तो 11 ही मिलें अभी वर्तमान में क्या है, वो चल रही है। इसके बाद पटसन उद्योग की बात करते हैं। पटसन उद्योग, जूट उद्योग। जूट उद्योग बिहार में 3 जूट उद्योग, 3 कारखाने हैं, एक पूर्णिया में, दूसरा कटिहार, तीसरा दरभंगा। ठीक है, तो कटिहार में जो है उसका नाम है रामेश्वर जूट मिल, दरभंगा का नाम है मोतीलाल जूट मिल। ठीक है, और पूर्णिया में के मरांग में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक, इसके बाद वस्त्रोद्योग में सूती वस्त्रोद्योग, रश्मि वस्त्रोद्योग, पटना के आसपास जो है सूती वस्त्रोद्योग है, गया में है, भागलपुर में, ये सब है, इसके बारे में आप जानते हैं। इसके बाद है चावल मिल, दाल मिल, आटा चक्की मिल, तेल मिल, ये भी जो क्या है औद्योगिक विकास बिहार के हर पंचायत में, हर ग्राम में जो है ये देखने को हमारे यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन आधारित उद्योग के। ये तक कृषि आधारित, अब देखेंगे वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, इसमें है लकड़ी उद्योग। तो बिहार के प्राय हर जिले में लकड़ी उद्योग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हाजीपुर में प्लाईवुड कारखाना है। इसके बाद कागज और लुगदी उद्योग, समस्तीपुर का ठाकुर पेपर मिल, दरभंगा में अशोक पेपर मिल महत्वपूर्ण है। अशोक पेपर मिल डालमिया नगर, डेहरी ऑनसोन में भी हुआ करता था, जो कि बंद पड़ा है। इसके बाद कत्था उद्योग बिहार के पूर्वी बिहार में प्रमुखता से है। बांस और बेत उद्योग भी बिहार के पूर्वी भाग में तो है ही, और लगभग पूरे बिहार में है ये। और चमड़ा उद्योग बिहार में भी महत्वपूर्ण, खासतौर पर पटना के आसपास के इलाकों में, क्योंकि बिहार में गाय, भैंस, बछड़ा, बैल और बकरियों के जो खाल होते हैं वो उत्तम क्वालिटी के माने जाते हैं, उच्च गुणवत्ता के माने जाते हैं।
जिसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट पटना आसपास है और यहाँ से इसका निर्यात भी किया जाता है बड़े पैमाने पर कोलकाता बंदरगाह से होते हुए। ठीक है। इसके बाद खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग में उर्वरक उद्योग है, पेट्रोलियम शोधनशाला जो कि हमारा बरौनी में है, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो कारखाना उद्योग जो है, उर्वरक उद्योग जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो कि बरौनी में है, बरौनी रिफाइनरी के संकुल में ही है वो। और पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है, अमझोर में है। हालांकि अभी भी पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड की चर्चा हर जगह मिलती है, लेकिन आज की तारीख में ये क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, अभी ये कार्यरत नहीं है। और पेट्रोलियम शोधनशाला बरौनी में है, बरौनी। कांच उद्योग भी बिहार में बड़े पैमाने पर है, इसमें बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त है। इसके बाद सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग को थोड़ा सा जगह नहीं है, वो देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग बिहार में 7 सीमेंट उद्योग है, 7 फैक्ट्रीज है बिहार में, 7। पहला है भभुआ ग्राइंडिंग यूनिट, ठीक है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भभुआ ग्राइंडिंग यूनिट। बिहार सीमेंट प्लांट, ये कहाँ पे है, श्री सीमेंट का है, ये औरंगाबाद में है। न्यू बिहार सीमेंट प्लांट, ये भी कहाँ है, औरंगाबाद में है। ये कैमूर में है, ये औरंगाबाद में है, ये भी क्या है, औरंगाबाद, ये कैमूर में है। ठीक है, ये दोनों पड़ जाता है औरंगाबाद में। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, ये पड़ जाता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास में है ये। ठीक है। इसके बाद शिवाय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड और शिवाय सीमेंट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 यूनिट्स है और ये दोनों यूनिट जो है ईस्ट चंपारण में है। कहाँ पर है, ईस्ट चंपारण में। और एक है अल्ट्राटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये पाटलिपुत्रा पटना में है। पाटलिपुत्रा अल्ट्राटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पाटलिपुत्रा पटना में है। तो ये 7 है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अन्य उद्योगों के बारे में। इंजीनियरिंग उद्योग, ई नंबर पे इंजीनियरिंग उद्योग है। ठीक है। तो पहले बता दूं थोड़ा सा एक भूल सुधार कि यहाँ पर नंबरिंग हमने किया था ABCD, लेकिन बीच में 2, 3, 4 पड़ गया है। तो A है कृषि आधारित उद्योग, देख लेंगे। B है वन आधारित उद्योग, C है चमड़ा उद्योग, D है खनिज आधारित उद्योग और ये है इंजीनियरिंग उद्योग। बीच में हमने इसको 1 कर दिया, फिर इसको 2, इसको 3, इस प्रकार से गड़बड़, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा 1 ABC ऐसे है। और D पे हम लोग क्या आगे, इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग जो है मैं लिख दिया भूल सुधार, इसमें वैसे आर्थर बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर में है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा, रेलवे कारखाना समस्तीपुर जमालपुर में है। साइकिल कारखाना फुलवारीशरीफ में स्थापित है। ड्राई पोर्ट बिहटा में है। रेल व्हील प्लांट बेला में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में है। इसी प्रकार से हम कुछ फैक्ट्रियां हैं इत्यादि करके आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो है बिहार के आर्थिक औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास है। ठीक है। अब जो है आप बात करते हैं अब कि हमारा क्या सुझाव होगा। अगर पूछें कि क्या सुझाव भारत के बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए, तो आइए हम सुझाव के बारे में बात करते हैं। तीव्र समन्वित आर्थिक विकास के लिए सुझाव। तीव्र और समन्वित आर्थिक विकास के लिए बिहार के सुझाव के लिए अगर हम इसको संसाधनों के आधार पर या कच्चा माल के आधार पर कई भागों में बांट दें तो एक औद्योगिक प्रदेश बन जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिक प्रदेश की परिभाषा दी जाती है जहाँ पर भी औद्योगिक विकास की संभावना वो सारा का सारा औद्योगिक प्रदेश है। ये लियो मार्गन के द्वारा दी गई परिभाषा है और विकासशील देशों के संदर्भ में था, और वही परिभाषा भारत में भी लागू होती है और बिहार में भी लागू होती है। जहाँ पर भी औद्योगिक प्रदेश की जहाँ पर भी औद्योगिक विकास की संभावना वो सारा का सारा औद्योगिक प्रदेश है। तो औद्योगिक विकास की संभावना कैसे होगी, कच्चे माल के आधार पर होगी। तो कच्चा माल के देखिए जैसे कि चावल बात करते हैं, एक चावल मिल औद्योगिक प्रदेश, यहाँ का कच्चा माल क्या है, चावल है। संभावना क्या है, राइस मिल की जो संभावना है, यहाँ पे हम चावल में बहुत आगे लीड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस चावल में। इसके बाद दूसरा क्या है, चीनी औद्योगिक प्रदेश। चीनी औद्योगिक प्रदेश से कच्चा माल क्या है, गन्ना है। संभावना क्या है, चीनी मिल की, चीनी मिल में हम लीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चूंकि चीनी यहाँ पर गन्ना का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में, यहाँ की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर प्रति क्विंटल गन्ने के रस का उत्पादन अधिक है। प्रति क्विंटल चीनी का उत्पादन अधिक है। प्रति क्विंटल गन्ने में चीनी का उत्पादन अधिक है, उत्पादकता अधिक पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर जूट औद्योगिक प्रदेश। जूट औद्योगिक प्रदेश का कच्चा माल क्या है, जूट है। संभावना क्या है,
जूट उद्योग की अनजबरदस्त संभावना है, चूँकि जो इको फ्रेंडली वर्तमान समय में सारी चीज़ें जो है, जो जिस प्रकार से पॉलीथीन पर बैन किया गया है और किया जा रहा है, अभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर आने वाले समय में अन्य प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जूट उद्योग की काफ़ी प्रबल संभावना है। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम बिहार के हित में उपयोग कर सकते हैं औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। चौथा हमारा जो है वो है पश्चिमी मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश। तो पश्चिमी मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश जो है गंगा नदी, बरौनी से लेकर के बरौनी के पश्चिम में गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण, चूंकि हाँ ये देख लीजिए, ये जो है हमारा, ये गंगा नदी को दर्शाया गया है और ये सोन नदी को दर्शाया गया है। और ये जो चौथा ये वाला क्या सा है, पश्चिम मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश। कच्चा माल क्या है, मानव संसाधन यहाँ पर है। और यहाँ की जब कच्चा माल मानव संसाधन है तो यहाँ पर किसी भी पर उद्योग का विकास किया, जैसे कि टेक्सटाइल का हो सकता है, IT का हो सकता है, ठीक है, अन्य भी मैनेजमेंट की जो भी चीज़ें हैं एरिया में काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया सकता है। और बिहार का कैपिटल भी इसी रीजन में है, तो हेल्थ टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, इको टूरिज्म, ये एजुकेशन हब, सब तरह से इस एरिया में विकास हो सकता है। चौथा, पांचवा नंबर पे पांचवा आते हैं पूर्वी मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश। यहाँ का कच्चा माल जो है, मानव संसाधन यहाँ का भी कच्चा माल है, लेकिन पश्चिमी की तुलना में इसकी गुणवत्ता कम है, लेकिन यहाँ पर भी कच्चा माल, मानव संसाधन, यहाँ पर भी विविध उद्योग की संभावना काफी तीव्र है। यहाँ पर विविध उद्योग की संभावना है। यहाँ के औद्योगिक प्रदेश में एक विशेष प्रकार की गुण भी पाया जाता है मानव संसाधन में, जिसको हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। खासतौर पर डिफेंस के एरिया में हम इस एरिया को, डिफेंस के क्षेत्र में इस एरिया को काफी अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। छठा हमारा जो है सोन नदी घाटी औद्योगिक प्रदेश। यहाँ का कच्चा माल जो है चूना पत्थर है, बन है, पाइराइट्स है, पत्थर है, ठीक है, इत्यादि। संभावना क्या है, सीमेंट उद्योग में, कागज उद्योग का विकास किया जा सकता है, सीमेंट उद्योग का विकास हो सकता है, यहाँ पर कागज उद्योग का विकास हो सकता है, लौह इस्पात उद्योग का विकास होता है, पत्थर तोड़ने, स्टोन चिप्स या स्टोन क्रशिंग का भी यहाँ पर विकास, औद्योगिक विकास हो सकता है। 7 जो है हमारा है गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश। गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश, कच्चा माल यहाँ का क्या गन्ना है, इसके बाद स्थानीय अन्य गुण क्वालिटी में कच्चा माल पाए जाते हैं, लेकिन चीनी उद्योग की, वस्त्र उद्योग की यहाँ पर काफी संभावना है। 7 गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश में। तो ये था, अगर हम इसको स्थानीय कच्चे माल को ध्यान करके प्लानिंग करें बिहार के बारे में, तो बिहार जो है विश्व भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। अच्छा, संभावित सेक्टर की बात है तो ये जो हमने किया है उसको रूपरेखा के रूप में आप यहाँ जो बना रहे हैं उसको आप औद्योगिक प्रदेश में अच्छी तरह से इनपुट को डाल सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग में बहुत सारा हमने पहले भी चर्चा किया है। सेवा उद्योग में क्या, IT, पर्यटन, मनोरंजन, सेवा आधारित उद्योग हो गया। मुख्य धारा के उद्योग में ये हमारे आते हैं, ये सारे के सारे मुख्य धारा के उद्योग में है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप क्लासिफिकेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, और ये दिमाग में रहेगा तो आपको औद्योगिक प्रदेश में आप पॉइंट डालने में आसानी होगी। तो ये था औद्योगिक विकास के, बिहार के औद्योगिक पिछड़े, ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़े को दूर करने के लिए सुझाव। इसको ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से आंसर को कर लेंगे। ठीक है, पिछले स्तर के पॉइंट पर नंबर नहीं मिलना चाहिए। ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, ऐसे उस आधार पर हमको बनाना चाहिए ज्योग्राफी, क्योंकि इसका क्या है, सिलेबस में है इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो मैप को, फैक्ट को, फिगर को रख कर भी अपने आंसर को हम पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सेशन की तरह भी आपको अच्छा लगा होगा। इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।